नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम इकाई 2 का भाग 32A कर चुके हैं, जिसमें हम हिंदी उपन्यास का विकास पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद जी के युग के बाद जो है हम प्रेमचंदोत्तर युग पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रेमचंद जी के बाद के उपन्यास हमने जो है कल कुछ पढ़े थे। आज उसके आगे के जो उपन्यासकार हैं हम उनकी बात करते हैं। इसमें भी लगभग हमारे 20-22 उपन्यासकार हैं आज, जितने हम ये 32B भाग में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके 2 भाग और बने हैं, जिसमें हमने महिला उपन्यासकार भी पढ़े हैं और दलित उपन्यासों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज 32B भाग देखते हैं, जिसमें कोई हमें देखने हैं कि कौन कौन से हमारे उपन्यासकार हैं जो हमारे आज की क्लास में हैं। सबसे पहले हैं हमारे नागार्जुन जी, जिनका जो जन्म है वो है 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1998 में इनकी मृत्यु हुई है। ये हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि रहे हैं और अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी रहे हैं और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार रहे हैं। और हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में भी मौलिक रचनाएं की हैं और संस्कृत, मैथिली और बांग्ला भाषा में इन्होंने जो है अनुवाद कार्य भी किया है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हैं और नागार्जुन ने जो है मैथिली में यात्री उपनाम से ये अपनी रचनाएं लिखते थे तथा यह उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक हो गया है, यानी कि इनका पूरा नाम जो है वो है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, इनका नाम है पूरा। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं देखते हैं। और ये प्रथम आंचलिक उपन्यासकार भी कहे जाते हैं। आंचलिक उपन्यासकार यानी कि किसी क्षेत्र विशेष के उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। जो अंचल मानी कि कोई जगह होती है, कोई गांव होता है, उसके बारे में इनके उपन्यास हमें मिल जाते हैं। जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु भी जो आंचलिक उपन्यासकार है, जिनका मैला आंचल बहुत ही जो है प्रसिद्ध उपन्यास है उनका। तो ऐसे ही नागार्जुन जी भी आंचलिक उपन्यासकारों में हैं और इनके उपन्यास है, पहला है इनका रतिनाथ की चाची उपन्यास है 1948, जिसमें मिथिला जो जगह है उसके सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण किया गया है इसमें। फिर है दूसरा उपन्यास बलचनमा है 1952 ईस्वी में। इसमें नायक है जो बलचनमा, उसका अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध जो संघर्ष है वो इसमें दिखाया गया है। फिर है नई पौध उपन्यास 1953 में असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का इसमें विरोध है। और बाबा बटेश्वर नाथ जो उपन्यास है 1954 में, बरगद के वृक्ष बाबा बटेश्वर नाथ जो है बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष जो है उसमें दिखाया गया है। उसके बाद है इनके बरुणा के बेटे नाम से उपन्यास है 1957 में, मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है इसमें। और दुख मोचन 1957 में ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण किया गया है इसमें। तो ये इनके उपन्यास हैं। और आगे जो इनके उपन्यास है वो है देखते हैं। उग्रतार नाम का उपन्यास है 1963 में, उगनी और कामेश्वर की प्रेम कथा का चित्रण है। हीरक जयंती 1961 में, समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का चित्रण है इसमें। जमनिया का बाबा जो है 1968 में है। इमरतिया जो है 1968 में, समाज के बगुला भक्त जो होते हैं, चमचागिरी करने वाले होते हैं, उनका पर्दाफाश किया गया है इसमें। पारो नाम का उपन्यास 1975 में, बाल विवाह की कुरीति एवं एक युवती की इसमें दारुण कथा का वर्णन है इसमें। और गरीबदास 1979 में, स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध का चित्रण किया गया है इसमें। तो ये इनके उपन्यास हैं नागार्जुन जी के। अब जो है आते हैं दूसरे, प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं। इनका एक उपन्यास जो बहुत फेमस है बेकसी का मज़ार है 1957 ईस्वी में। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे उपन्यासकार हमारे हैं जिनके हमें सारे उपन्यास अपने पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ उपन्यास उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मैं बता रही हूँ। बच्चन सिंह का उपन्यास है सूतो व सूत पुत्रो 1988 में, और पांचाली जो है 2001 में। वैसे हमारे उपन्यास जो है हमें 2000 तक ही पढ़ने हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका सन जो है वो 2001 हो जाता है। हमें सिर्फ 2000 तक ही पढ़ने हैं, ऐसा हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस में है। आगे है हमारे मनु शर्मा की बात करते हैं। दूसरे उपन्यासकार हैं जो मनु शर्मा के जो उपन्यास हैं वो है हमारे पहले इनके जो हम वो देख लेते हैं, जन्म और मृत्यु। मनु शर्मा का जो जन्म है वो 1928 में हुआ है, अकबरपुर फैजाबाद में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 8 नवंबर 2017 को हुई है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के ये प्रमुख लेखक हैं मनु शर्मा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद में डायनासोर के जीवाश्म की तरह पढ़ा जाऊंगा, इसी विश्वास के साथ जो है इन्होंने अपनी रचनाएं रची हैं। इन्होंने ये वाक्य बोले हैं ऐसे, इस तरीके से। तो मनु शर्मा के उपन्यास हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं इनके उपन्यास। सबसे पहला उपन्यास है इनका द्रौपदी की आत्मकथा 1974, द्रोण की आत्मकथा 1976, कर्ण की आत्मकथा 1978। तो इस तरीके से आत्मकथा नाम से इनके उपन्यास है, याद करना आसान है। अभिशप्त कथा 1982। उसके बाद है शिवाजी का आशीर्वाद
फिर कृष्ण की आत्मकथा 8 भाग में है ये, और गांधारी की आत्मकथा 2004। तो ये 2004 जब थोड़ा मैंने कहीं कहीं जो 2000 ज़्यादा वाले लिख लिए, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिहाज से, तो आप उनको अगर नहीं भी याद करेंगे 2000 के बाद वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। फिर आते हैं हमारे फणीश्वर नाथ रेणु की बात करते हैं हम। इनका जो जन्म है वो है 4 मार्च 1921 को हुआ है। इनका जन्म बिहार के अररिया जिले में हुआ है। ये जो जगह है ये पूर्णिया जिले में ही था। ये फणीश्वर नाथ रेणु ने जो पूर्णिया जिले के बारे में जो लिखे हैं आंचलिक उपन्यास, क्योंकि पूर्णिया जिले का ही इनका जन्म रहा है, और हिंदी भाषा के साहित्यकार रहे हैं। और इनका जो पहला उपन्यास है मैला आंचल, उसको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली थी, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आंचलिक उपन्यासकार हैं ये। इनके उपन्यास मैला आंचल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 1954 का पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि मैला आंचल में कहाँ की कथा है, तो पूर्णिया जिला आपको याद रखना और साथ में गांव भी याद रखना है, मेरीगंज गांव। फिर परती परिकथा नाम से उपन्यास है 1957, पूर्णिया जिले का ही इसमें उपन्यास है, लेकिन अब गांव कौन सा है, परानपुर गांव है इसमें। मैला आंचल में मेरीगंज गांव है और परती परिकथा में परानपुर गांव है, और दोनों में ही पूर्णिया जिले हैं, तो ये आपको याद करना है। फिर है दीर्घतपा नाम का उपन्यास 1963 में, भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है इसमें। फिर जुलूस नाम का उपन्यास है 1965 में, पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है इसमें। कितने चौराहे उपन्यास है 1966 में, बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है इसमें। पलटू बाबू रोड 1979 में, पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी है। तो जहाँ पे भी अगर आपको पूर्णिया जिला मिलता है, समझ जाइएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु का जरूर इससे कोई संबंध है। इसके उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। रामरतन राय है 1971 का, ये अपूर्ण उपन्यास रहा है इनका, तो फणीश्वर नाथ रेणु के ये उपन्यास रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं देवेंद्र सत्यार्थी की बात करते हैं। इनका जन्म जो है वो 28 मई 1908 को हुआ है, पटियाला में हुआ है, और ये हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषाओं के विद्वान और साहित्यकार रहे हैं। इनका जो मूल नाम है वो देवेंद्र बत्ता रहा है, और ये जो है लोकगीत अध्ययन के प्रणेताओं में से भी रहे हैं, और इन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा की है, और वहाँ के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को इन्होंने आत्मसात किया है, और उन्हें पुस्तकों और वार्ताओं में संग्रहित करा है, जिसके लिए वे लोक यात्री के रूप में जाने जाते हैं। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार है, यानी कि जगह विशेष, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में इन्होंने अपने उपन्यासों में चर्चा की है। तो इनका उपन्यास पहला जो रथ के पहिए 1953 में, मध्य प्रदेश के गौंड जातियों का यथार्थ चित्रण है इसमें। कठपुतली 1954 में, नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण है इसमें। ब्रह्मपुत्र 1956 में, ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप और दिसांग मुख के निवासियों की संघर्ष कथा है इसमें। और दूध गाछ जो होते हैं 1958 में, संगीत और संगीतकार के जीवन संघर्ष का चित्रण है इसमें। उसके बाद कथा कहो उर्वशी 1961 में, मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन है। और तेरी कसम सतलुज 1988 का उपन्यास है इनका। इनके जो 3 उपन्यास है, कठपुतली, दूध गाछ और कथा कहो उर्वशी, कला जगत को समर्पित है, यानी कला जगत के लोगों को समर्पित है जो कला जगत में काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके उपन्यास रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल की बात करते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म जो है 31 दिसंबर 1925 को हुआ है, और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 2011 को हुई है। और हिंदी के बहुत ही प्रमुख साहित्यकार रहे हैं ये, और समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग्य लेखन के लिए ये सबसे ज़्यादा विख्यात रहे हैं। इनके उपन्यासों में आपको राजनीति मिलेगी, व्यंग्य मिलेगा, और आंचलिकता का मिश्रण है इसमें, यानी कि कभी कभी इन्होंने क्षेत्र विशेष के बारे में जो है चर्चा करी है, वरना राजनीति रही है इनके विषयों में, और व्यंग्य रहा है, यानी कि छीटाकशी करते हुए नजर आए हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? सूनी घाटी का सूरज 1957 में, प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है इसमें। अज्ञातवास जो है 1962 में, एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण है इसमें। राग दरबारी इनका इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास है। 1968 में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। आप देखिए जगह का नाम आ गया है शिवपालगंज, इसका मतलब इसमें आंचलिकता हमें नजर आती है। फिर सीमाएं टूटती है इनका उपन्यास है 1973 में। अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। मकान नाम का उपन्यास 1976 में, संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अवसरों की खुशामद का चित्रण है इसमें। पहला पड़ाव उपन्यास 1976 में, भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण है। विश्रामपुर का संत 1998 में, राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण है इसमें। फिर श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 2 जनों को, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत दोनों को। उसके बाद आगे देखते हैं
अगले आते हैं हमारे शैलेश मटियानी, जो कि उपन्यासों के लिहाज से बहुत ही, इनका जो उपन्यासिक संसार है बहुत ज़्यादा विस्तृत का मतलब है, बहुत ज़्यादा इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। और इनका जन्म जो है हुआ है 1931 में इनका जन्म हुआ है और 2001 में इनकी मृत्यु हुई है। और आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में नई कहानी आंदोलन के दौर के कहानीकार और प्रसिद्ध गद्यकार रहे हैं ये। और इन्होंने बोरीवली से बोरी बंदर तथा मुठभेड़ जैसे उपन्यास लिखे हैं, चील अर्धांगिनी जैसी कहानियां लिखी हैं और अनेक निबंध और प्रेरणादायक संस्मरण भी लिखे हैं। उनके हिंदी साहित्य के प्रति जो प्रेरणादायक समर्पण है, उत्कृष्ट रचनाओं के फलस्वरूप आज भी उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य में पुरस्कार का वितरण होता है। तो शैलेश मटियानी बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं उपन्यासों के लिहाज से भी हम कह सकते हैं। इनका जो उपन्यास है भी मैंने बताया है आपको, बोराबली से बोरी बंदर, जो इनका ये बोरीवली है, यहाँ पे बोरावली नहीं होगा तो ये ई की मात्रा है, बोरीवली से बोरी बंदर तक 1959 में उपन्यास है। बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण है इसमें। यांत्रिक मतलब मशीनी जीवन जो जीते हैं लोग भाग भाग के कारण वो। कबूतर खाना उपन्यास 1959 में है। बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय जनों का चित्रण किया गया है इसमें। आगे देखते हैं, इनके उपन्यासों की संख्या ज़्यादा ही है। फिर है इनका किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960 में। बम्बई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण है। देखिए बम्बई जो है उस टाइम पर मुंबई शब्द की जगह बम्बई का ही प्रयोग होता था, इसलिए बम्बई ही लिखा गया है इसमें। हौलदार नाम का उपन्यास 1960 में। अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण है इसमें। तिरिया भलीना काट की 1961 में है। फिर चिट्ठी सैन जो है 1961 में। नारी की अभिशप्त नियति एवं मानवीय संवेदना का अंकन किया गया है इसमें। चौथी मुट्ठी जो है उपन्यास 1962 में। बारूद और बचुली 1962 में। मुख सरोवर के हंस 1962 में। कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजित बफोल पर आधारित है ये। एक मूठ सरसों, ये भी इंपॉर्टेंट है जिसमें निशान लगा रखे हैं, 1962 जो है। वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण है इसमें। कोई अजनबी नहीं 1966 में। पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोव्यथा का चित्रण किया गया है इसमें। फिर आता है दो बूंद जल 1966 में। देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का अंकन है इसमें। दो दुखों का एक सुख 1966 में है। और भागे हुए लोग 1966 में। धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण है इसमें। तो इस प्रकार से ये हमारे जो है उपन्यास रहे हैं शैलेश मटियानी जी के। आगे देखते हैं, फिर इनके थोड़े से उपन्यास और हैं। पुनर्जन्म के बाद 1970 में। जल तरंग नाम का उपन्यास 1973 में स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण है। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 में व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण है। उगते सूरज की किरण 1976। छोटे छोटे पक्षी 1977 में एक प्रेम कथा है ये। रामकली 1978 और सर्पगंधा 1979 पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण है इसमें। फिर आकाश कितना अनंत है 1979 में। पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों के संघर्ष गाथा है। उत्तरकांड 1980, डेरेवाली 1980 और सावित्री 1980। गोपली गफूरिन जो है उपन्यास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन है इसमें। 52 नदियों का संगम 1981 में। वैश्या जीवन एवं उनके दलालों की त्रासद जिंदगी का चित्रण है। अर्धकुंभ की यात्रा 1983। तो इस प्रकार से ये इतने सारे उपन्यास जो है शैलेश मटियानी जी के हैं। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं रामदर्श मिश्र जी की। वो भी एक आंचलिक उपन्यासकार रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है यहाँ पे। और इनका जन्म जो हुआ है वो है 1924 ईस्वी में इनका जन्म है। और बड़े ही प्रतिष्ठित साहित्यकार रहे हैं ये। जितने समर्थ कवि हैं उतने ही समर्थ उपन्यासकार और कहानीकार भी रहे हैं। इनकी लंबी साहित्य यात्रा जो है समय के कई मोड़ों से गुजरी है और नित्य नूतनता की छवि को प्राप्त होती गई है। और ये किसी जो वाद बहुत सारे चले थे वो किसी भी वाद के कृत्रिम दबाव में नहीं आए, बल्कि इन्होंने जो अपनी वस्तु और अपना शिल्प जो है दोनों को इन्होंने सहज ही परिवर्तित किया है। अपने हिसाब से इन्होंने अपना जो है काम किया है साहित्य के अंदर। अब इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? पानी के प्राचीर है 1961 में। गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। फिर जल टूटता हुआ 1969 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ है इसमें। बीच का समय 1970 में। अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण है इसमें। और सूखता हुआ तालाब 1972 में। नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांवों का चित्रण है इसमें। उसके बाद अपने लोग उपन्यास है इनका 1976 में। गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण है। रात का सफर 1976 में। नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण है इसमें। आकाश की छत 1979 में। बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन है इसमें। बिना दरवाजे का मकान 1984 बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे, और नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीविषा का अंकन किया गया है इसमें। जिन पर मैंने निशान लगाए हैं उनको आप जो है स्पेशली याद कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, घरिंग का उपन्यास जो 1986 में प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण किया गया है इसमें। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर आते हैं हिमांशु श्रीवास्तव जी की तरफ। हिमांशु श्रीवास्तव जी का जो जन्म है वो 1934 ईस्वी में हुआ है और 1996 में इनकी मृत्यु हुई है, और एक साहित्यकार रहे हैं, ये उपन्यासकार रहे हैं। लगभग इनके 50 उपन्यास और कहानी संग्रह जो है प्रकाशित हुए हैं, और ये बड़े ही सौभाग्यशाली लेखक रहे हैं जिन्होंने साहित्यिक राजनीति के दल से अपने को सर्वथा बचा कर रखा, और रचना धर्मिता के क्षेत्र में बहुत सारे इन्होंने कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं इन्होंने। अब इनके जो उपन्यास हैं वो देख लेते हैं। इनके उपन्यास हैं, लोहे के पंख उपन्यास 1957, नदी फिर बह चली 1961, रथ से गिरी बांसुरी 67, कुहासे में जलती एक धूप बत्ती 76, रिहर्सल 78, अपनी अपनी कंदिल 79, और पिछली रात का अंधेरा 80, वित्त चित्र की का मयूरी 1980, और ना खुदा ना सनम 1980। तो इस प्रकार ये इनके उपन्यास रहे हैं हिमांशु श्रीवास्तव जी के। आगे देखते हैं, आगे आते हैं राही मासूम रजा जो है, ये उपन्यासकार हैं। इनका जो जन्म है वो 1925 में हुआ है और 1992 में इनकी मृत्यु हुई है, और इनका जन्म जो है गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में हुआ था। और इनको जो है बचपन में इनके पैर में पोलियो हो जाने के कारण जो है इनकी पढ़ाई बहुत सालों के लिए छूट गई थी, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने आगे अपनी पढ़ाई जो है जारी रखी, और पीएचडी वगैरह भी इन्होंने किया, और अपना जो नाम है वो साहित्य के क्षेत्र में बहुत कमाया है ना राही मासूम रजा ने। तो इनके जो उपन्यास, और ये स्पेशल बात ये है कि इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसके उर्दू विभाग में ये प्राध्यापक भी रहे हैं, जबकि इतना ज़्यादा ये कष्टों से निकले हैं अपने जीवन में। तो इनके उपन्यास जो है वो आधा गांव नाम से 1966 में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। अब देखिए, कुछ उपन्यास तो उपन्यासकार उसी के बारे में लिखते हैं जिस क्षेत्र में वो पैदा हुए होते हैं, क्योंकि ये गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में ही इनका जन्म हुआ है, तो वहीं के सैयद मुसलमानों की कथा लिखी है इन्होंने आधा गांव में। तो ये इसलिए ये उपन्यास भी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे उपन्यास जो किसी जन्म क्षेत्र से उपन्यासकार से संबंधित होते हैं वो काफ़ी पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है टोपी शुक्ला उपन्यास 1969 में, हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण है इसमें। हिम्मत जौनपुर 1969 में, गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है इसमें। ओस की बूंद 1970 में, हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण है। देखिए, इनका विषय हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूम रहा है। दिल एक सादा कागज 1973 में, पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा है इसमें। उसके बाद सीना 75 1977 में, 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभावों का चित्रण है इसमें। कटरा बी आरजू 1978 में, इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी है इसमें। तो इस प्रकार से जो है राही मासूम रजा के ये उपन्यास रहे हैं। अब बात करते हैं हिमांशु जोशी की, बात करते हैं। इनका जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ है, और 2018 में जो है इनकी मृत्यु हुई है हिमांशु जोशी जी की, और अब मतलब लगभग पिछले साल ही इनकी मृत्यु हुई है। और हिंदी के बड़े ख्याति जो है प्रसिद्ध प्राप्त थे। इन्होंने कहानीकार, उपन्यासकार, पत्रकार भी रहे हैं, और इन्होंने जब अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत करी है वो पत्रकारिता से ही की है, और लंबे समय तक ये हिंदी पत्रिका जो है कादम्बिनी और साप्ताहिक हिंदुस्तान के ये संपादन कार्य से भी जुड़े रहे हैं, और इन्होंने बाद के दिन जो रहे हैं उसमें वागर्थ के संपादन का भी दायित्व संभाला है। और इनके उपन्यास देख लेते हैं। इनके उपन्यास हैं, पहला महासागर है 1972 ईस्वी में, अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा है इसमें। और अरण्य नाम का उपन्यास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 1973 का पहाड़ी जीवन की व्यथा कथा इसमें दी गई है इनके द्वारा। उसके बाद आते हैं हम प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के जो उपन्यास रहे हैं वो, और उसमें सबसे पहला नाम जो हम लेते हैं वो है यशपाल जी का नाम लेते हैं हम। और यशपाल जी का जो जन्म हुआ है वो 1903 में हुआ है इनका जन्म, और 1976 में इनकी मृत्यु हुई है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के कथाकारों में ये प्रमुख रहे हैं। एक ये क्रांतिकारी लेखक के रूप में जाने जाते हैं, और प्रेमचंद के बाद हिंदी के सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कथाकारों में इनका नाम लिया जाता है। और अपने विद्यार्थी जीवन से ही ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े, और इसके परिणाम स्वरूप इनको जो है जेल में भी अपने कई दिन काटने पड़े हैं। लेकिन इसके बाद जो है इन्होंने साहित्य को अपना जीवन बनाया। जो काम कभी इन्होंने बंदूक के माध्यम से किया था वही काम जो है अब अपने कलम के माध्यम से
जन जागरण का काम कर रहे थे। और यशपाल जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1970 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इनके बारे में कुछ बातें मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट रही हैं। यशपाल जी के बारे में इनके उपन्यास देखते हैं, जो अंडरलाइन कर रखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। दादा कामरेड उपन्यास है 1941 में, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण। अब देखिए अपने ही जीवन से, क्योंकि ये खुद एक प्रकार से जो है क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हैं, तो इसलिए इन्होंने क्रांतिकारियों की गतिविधियों का भी चित्रण किया है। तो जो उनके जीवन से संबंधित होता है उसको ये कलम के द्वारा अपने साहित्य में उकेर देते हैं, इसलिए जो है इनके जीवन की कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर देशद्रोही नाम का उपन्यास 1943 में, सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन किया गया है इसमें। फिर दिव्या नाम का उपन्यास है 1945 में, ऐतिहासिक कल्पना है इसमें। पार्टी कामरेड, एक दादा कामरेड था, भी पार्टी कामरेड उपन्यास है 1946 में, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन है इसमें। फिर मनुष्य के रूप 1949, अमिता जो है 1956 में, ऐतिहासिक उपन्यास रहा है। फिर इनके झूठा सच नाम का जो है उपन्यास है 2 भागों में, भाग 1 और भाग 2, 1958 और 60। भाग 1 में राष्ट्रीय विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण है और भाग 2 में स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण है। फिर 12 घंटे उपन्यास 1962 में पतिव्रते संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण है इसमें। अप्सरा का श्राप 1965 में, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है ये। क्यों फंसे उपन्यास जो है 1968 में, काम संबंधों की निर्बाध आज़ादी का चित्रण है। और मेरी तेरी उसकी बात 1974 में, स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण किया गया है इसमें। यशपाल जी के उपन्यासों के बारे में बात कर रहे थे। अब उसके बाद आते हैं भैरव प्रसाद गुप्त जो हैं, जिनका जन्म 1918 ईस्वी में, मृत्यु 1995 ईस्वी में रही है। हिंदी साहित्य के प्रगतिशील विचारधारा के कहानीकार, उपन्यासकार और प्रख्यात संपादक रहे हैं ये। विशेषतः कहानी एवं नई कहानियां पत्रिकाओं के संपादन द्वारा इन्होंने हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक मानदंड तो कायम किया है, साथ ही लंबे समय तक नई कहानी आंदोलन के संचालन में प्रशंसनीय योगदान भी इन्होंने दिया है। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ है। और इनके जो और ये प्रगतिवादी उपन्यासकार रहे हैं, यानी कि प्रगति की बात करते हैं किस प्रकार से है समाज में जो है प्रगतिवाद हमने पूरा पढ़ा है कि जो यथार्थ जीवन को और जीवन की सच्चाई को जो बात करते हैं वो सारे उपन्यास इन्होंने लिए हैं। इनका जो उपन्यास है पहला गंगा मैया 1952 में, अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण है इसमें। और सती मैया का चोरा जो है 1959 में, किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्षों का अंकन इसमें किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अमृत राय जी की बात करते हैं, एक आधुनिक कहानीकार हैं जो, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। और ये अमृत राय प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के सुपुत्र हैं ये अमृत राय जी, इसलिए पता होना चाहिए इनके बारे में। और ये प्रगतिशील साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहानी और ललित निबंध के लेखन में भारत विख्यात इस लेखक को कलम का सिपाही नामक पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। और इनका जो उपन्यास है बीज और कहानी संग्रह है तिरंगा कफन बहुत चर्चित हुए हैं। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो उपन्यास है वो नागफनी का देश 1953 में, प्रेम और दाम्पत्य की टकराहट का इसमें चित्रण किया गया है। फिर बात करते हैं अमरकांत की बात करते हैं। अमरकांत जी जो हैं इनका जन्म 1925 में हुआ है और मृत्यु 2014 में ही हुई है। और हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी जो धारा है उसके प्रमुख कहानीकार रहे हैं। और यशपाल उन्हें गोरकी कहा करते थे। तो अमरकांत जो है एक प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनके 2 इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, काले उजले दिन 1969 में, विमाता के व्यवहार से एक व्यक्ति के विघटित चरित्र का अंकन किया गया। विमाता मतलब सौतेली माता जो होती हैं। फिर दूसरा है सुन्नर पांडे की पतोहू नाम से उपन्यास है अमरकांत जी के। आगे देखते हैं, अब आते हैं भीष्म साहनी जी के उपन्यासों की बात करते हैं। भीष्म साहनी जी का जो जन्म हुआ है वो 1915 में हुआ है और मृत्यु इनकी 2003 में हुई है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से ये एक रहे हैं। और इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास देख लेते हैं हम। पहला है झरोखा 1967 में, आर्य समाजी मध्यवर्गीय परिवार का अंकन है इसमें। कड़ियाँ उपन्यास 1970 में, दाम्पत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन है। तमस उपन्यास इंपॉर्टेंट है इनका 1973 में, भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है। और वसंती 1980 में, दिल्ली महानगर का झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का इसमें अंकन किया गया है। मैया दास की माड़ी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है 1988 में। सन 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है इसमें। कुंतो नाम का उपन्यास 1993 में, नारी जीवन की चिरंतन पराधीनता जन्य पीड़ा का अंकन है इसमें। नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में उपन्यास है। तो
2000 तक के उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मार्कंडेय उपन्यास, जो है मार्कंडेय की बात हम कर लेते हैं। मार्कंडेय का जो जन्म है वो 2 मई 1930 को हुआ है और मृत्यु उनकी 18 मार्च 2010 में हुई है। और हिंदी के जाने माने कहानीकार रहे हैं ये, और नई कहानी के दौर के ये प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं और नई कहानी के सिद्धांतकारों में से भी एक रहे हैं ये। अपने लेखन में सदैव आधुनिक और प्रगतिशील मूल्यों के जो है हम कह सकते हैं मानने जाने वाले हस्ती रहे हैं ये। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के बराई गांव में हुआ था इनका जन्म। तो इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वे सेमल का फूल है उपन्यास, एक तो 1959 में, दूसरा अग्निबीज 1981 में, जिसमें गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्निबीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का इसमें अंकन किया गया है। उसके बाद आते हैं विशंभर नाथ उपाध्याय की बात हम करते हैं। और ये जो है प्रतिबद्ध मार्क्सवाद कथाकार रहे हैं। इनके उपन्यास जो रहे हैं वो है पहला रीछ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 1967 में। रीछ को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्गों का अंकन है इसमें। पक्षधर 1971 में वामपंथी आक्रोश का चित्रण है। बाकी ये जो लास्ट के सारे इंपॉर्टेंट है। जाग मच्छंदर 19 गौरखाया, पूरा ही हम जो बड़ी फेमस लाइन भी है, जाग मच्छंदर गौरखाया 1983 में मध्यकालीन धर्म साधना तथा तत्कालीन समाज व्यवस्था का अंकन किया गया इसमें। दूसरा भूतनाथ 1985 में एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का चित्रण है इसमें। जोगी मत जा उपन्यास 1989 में है, भृतहरि के जीवन चरित्र पर आधारित है। विशुद्ध 1991, कठपुतली 1992, विश्व बाहु परशुराम 1997 परशुराम के जीवन चरित्र पर केंद्रित है ये। प्रतिशोध 1998 में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, उपभक्तिवाद और बेईमानी, भुक्तावाद और बेईमानी आदि का चित्रण इसमें किया गया है इन उपन्यासों में। कई बार हम उपन्यासकार का जो है नाम नहीं सुना होता, इतने फेमस नहीं होते, लेकिन उनके उपन्यास पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इनके काफ़ी सारे उपन्यास इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। फिर आते हैं, हम बात करते हैं बदी उजमा की बात करते हैं, जो कि प्रगतिवादी उपन्यासकार रहे हैं। इनके जो उपन्यास है वो है, ये भी इनके इम्पोर्टेंट है काफ़ी। एक चूहे की मौत 1971 में फैंटेसी शैली में, यानी कि कल्पनात्मक शैली जो होती है उसमें लिखा है, प्रतीकात्मक उपन्यास है जिसमें प्रतीकों का प्रयोग है। फिर छाकों की वापसी 1975 में, विभाजन के बाद बिहार से पूर्वी पाकिस्तान गए मुसलमानों के मोहभंग का अनुभूतिपूर्ण अंकन है इसमें। अपुरुष 1976 में, प्राइवेट कॉलेज के प्राध्यापकों की मानसिकता का अंकन है इसमें। छठा तंत्र 1977 में, आज की शोषण पर आधारित प्रतीकात्मक उपन्यास है यह भी। और सभा पर्व जो है 1994 में इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। तो ये बदी उजमा के उपन्यास रहे हैं ये। और इन्होंने एक चूहे की मौत में जो कथा है, सरित सागर और काका की मेटाफोर्सिस नामक कहानी है, उसके शिल्प का प्रयोग किया है इन्होंने किसमें, एक चूहे की मौत उपन्यास में। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं मुद्रा राक्षस जी की बात करते हैं। मुद्रा राक्षस जी का जो जन्म है, इनका नाम है ये मुद्रा राक्षस, जबकि इनका जो असली नाम था वो दूसरा था, लेकिन ये इस नाम से ही रचनाएं करते थे। और इनका जो जन्म हुआ है वो 21 जून 1993 में हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु 13 जून जो है 2016 में ही हुई है। और ये जो है हिंदी के बड़े मशहूर उपन्यासकार, नाट्य लेखक और आलोचक भी रहे हैं। और ये कहते हैं अभी इनका बहुत न्यूज़पेपर में भी आया था 2016 में, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो बड़े काफ़ी बीमार हुए थे ये। इनका जो मूल नाम था वो सुभाष चंद्र रहा है। और इन्होंने उपन्यास, व्यंग्य, आलोचना, नाटक और बाल साहित्य काफ़ी रचे हैं। और इन्होंने अनुवार्ता नामक पत्रिका का भी संपादन किया था और आकाशवाणी से भी ये जुड़े रहे। तो इनके जो उपन्यास उनकी बात करते हैं, अचला एक मनःस्थिति 1975, भगोड़ा 1978, शोक संवाद 1980, मेरा नाम तेरा नाम 1980, हम सब मनसाराम 1981, शांति भंग 1982, प्रपंच तंत्र 1985 और दंड विधान 1986 इनके उपन्यास रहे हैं मुद्रा राक्षस जी के। उसके बाद देखते हैं हमारे काशीनाथ सिंह जी की बात करते हैं। अब हम काशीनाथ सिंह जी का जो जन्म है उनका 1 जनवरी 1937 को हुआ है। और हिंदी साहित्य की 60वीं पीढ़ी के प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार और संस्मरण लेखक रहे हैं। और लंबे समय तक इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य भी किया है। और सन 2011 में इन्हें जो है रेहन पर रघु उपन्यास जो रहा है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। तो ये प्रगतिवादी उपन्यासकार रहे हैं। और इनके जो उपन्यास है वो है काशी का 80, काशी की सभ्यता और संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है इसमें। अपना मोर्चा 1972 में छात्र आंदोलन का चित्रण है इसमें। रेहन पर रघु, इसी की मैंने बात करी है अभी, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद महुआ चरित 2011 में,
तो 2011 का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण है इसमें, तो यहाँ तक आप कर लीजिए याद। तो जो 2000 के बाद के हैं वो आप नहीं भी याद करेंगे क्योंकि वो कोर्स में नहीं आएंगे, 2000 तक ही हमारे जो है पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आज हमने लगभग जो है 20-22 मेरे ख्याल में उपन्यासकार हैं जो हमने आज पूरे कर लिए हैं। इसके बाद हमारे लगभग और 17-18 उपन्यासकार रहते हैं और महिला उपन्यासकार हैं, दलित उपन्यासों के भी रचनाकार हैं, तो वो भी पढ़ने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो है प्रेमचंद जी की बात करते हैं तो प्रेमचंद जी के उपन्यास में से ही प्रश्न आएगा। बहुत प्रश्न जो है इधर उधर से भी आते हैं जो बाकी उपन्यासकारों में से भी आते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यास में तो प्रश्न आना ही आना है, ये तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो उनके उपन्यासों को आपको अच्छी तरह करना है। और अब मैं बात करती हूँ इकाई 6 की, जिसमें हमें लगभग 13 ही उपन्यासों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें पंडित गौरी दत्त का देवरानी जिठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म सानी का तमस और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना। तो ये 13 उपन्यास हैं जो हमें इकाई 6 में पढ़ने हैं। अब हम जो है उपन्यास वाला पार्ट जो है गद्य विधा हमारी 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगी, तो मैं इकाई 6 वहाँ से उठा रही हूँ। इकाई 6 और इकाई 6 के हम सारे उपन्यास पहले सारे कर लेंगे अपने 13 उपन्यास, ताकि उपन्यासों की जो हमारी तैयारी है साथ साथ हो जाए। तब हम जाके दूसरी गद्य विधा लेंगे अपनी, जो हमारी कहानी है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इकाई 6 ही करेंगे। इसके बाद जो है मैं आपको इकाई 6 में 2 उपन्यास इकट्ठे एक क्लास में पढ़ाऊंगी, पंडित गौरी दत्त का देवरानी जिठानी की कहानी और लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो अगर आपको आज आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना भूलें ना, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।